इस बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत का मौसम लगातार मिजाज बदलता हुआ दिखाई दिया। लोगों को जनवरी और फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी का एहसास होने लगा। इसके पीछे मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो हम आपके साथ साझा कर देते हैं। मौसम विभाग का दरअसल कहना है कि आप यहाँ पर इस मैप के ज़रिए समझने की कोशिश करिए। यहाँ से जो हवाएं आगे बढ़ रही है, यानी वेस्ट की तरफ से जो हवाएं आगे बढ़ी हैं वो तेज़ हवाएं हैं। यही कारण है कि जो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास यहाँ पर जितने भी बादल बना करते हैं वो बादल नहीं बन पाए और ना हरियाणा पे बन पाए। वो तेज़ हवाएं बादल आगे बढ़ाकर ले गई, जिसकी वजह से सूरज की जो रोशनी है वो सीधा दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र पर पड़ी, उत्तर भारत के जो है वो क्षेत्र पर पड़ी। इसकी वजह से लोगों को दिन के समय जो है वो मार्च जैसे गर्मी का एहसास होने लगा। और फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और फरवरी के महीने में भी ख़ास तौर पर अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर मंगलवार को जो अधिकतम तापमान है वो 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी लोगों को अभी से ही मार्च और मई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल था कि क्या जो ठंड है वो वापस यूटर्न लेगी, तो इसका भी जवाब जो है वो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से सामने आ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो ताज़ा अपडेट जारी किया है उसके अनुसार फिलहाल एक हफ्ते तक राजधानी दिल्ली और ख़ास तौर पर अगर हम उत्तर भारत के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय ज़रूर हो रहा है, जिसकी वजह से बादल जो है वो दिल्ली, हरियाणा और ख़ासकर उत्तर भारत के जो राज्य हैं यहाँ पर छा सकते हैं। लेकिन वो बादल क्या बारिश में बदलेंगे, ये कहना अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। ये मौसम विभाग के द्वारा जो है वो जानकारी दी गई है। लेकिन मौसम विभाग का ये ज़रूर कहना है कि अगले एक हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर के इलाके में या उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में ज़्यादा ठंड पड़ने की जो संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी इतना ही बना रहेगा जो फिलहाल अभी कुछ दिनों में, एक दो दिन में, यानी जो आपने देखा जो बना हुआ है इसी तरीके का तापमान फिलहाल अगले एक हफ्ते तक बने रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। रणवीर इलाहाबादिया की अभद्र टिप्पणी से बड़ी मुश्किलें। FIR के बाद अब संसद में गूंजेगा विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद। इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा में है यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना। इनका एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि यूट्यूब शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इस शो के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को अभद्र टिप्पणी करते देखा गया, जिससे लोग बेहद नाराज है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कह चुके हैं। चर्चा ये भी है कि अब ये मुद्दा संसद में भी उठने वाला है। राजनीतिक दलों ने रणवीर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। AIMIM नेता वारिस पठान और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर खास तौर से तीखी प्रतिक्रिया दी है। रणवीर इलाहाबादिया ने जो बयान दिया वो शर्मनाक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने YouTube को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद विवादित वीडियो हटा दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है या फिर ये मामला यहीं शांत हो जाता है। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। उत्तर प्रदेश में अब अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के तकरीबन 7 शहरों का कायाकल्प होगा। साथ ही साथ आबो हवा को बदला जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समेत मैनचेस्टर की राजधानी कानपुर के साथ साथ अन्य 6 शहर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से प्रदूषण से भरे हुए हैं। खासकर अर्बन चैलेंज फंड जो है वो विशेषकर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए एक फ़ंड स्थापित किया गया है जो शहरों के नगर निगमों को दिया जाएगा और ये नगर निगम वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य करेंगे। लखनऊ नगर निगम को भी ये फंड दिया गया है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर
जो कि कानपुर निकला है। इस पूरी लिस्ट में कानपुर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर लखनऊ, तीसरे पर वाराणसी, इसके साथ अन्य 4 शहर और हैं जो प्रदूषण से ग्रसित हैं। असल में चैलेंज फंड के द्वारा इनके कायाकल्प को बदलने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ इस लिस्ट में जो फैक्ट्रियों से कूड़ा निकलता है, धुआं निकलता है, उसको भी डंप किया जाएगा। नदियों में बहने वाले कूड़े को भी पूरी तरीके से बंद करके उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यही नहीं, जो राजधानी लखनऊ के साथ साथ अन्य शहरों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अर्बन चैलेंजिंग फंड के अंतर्गत विशेषकर इन सभी प्रावधानों पर मुहर लग चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से इन प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है और नगर निगमों को ये तय करना है कि किस तरीके से इसका अनुपालन कराया जाएगा। इस चैलेंज फंड के अंतर्गत इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल अब सड़कों पर दिखाई देंगे। जो 15 साल से ऊपर के व्हीकल हैं जिनके कारण प्रदूषण होता है, उन पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। यही नहीं, जो फैक्ट्रियों का प्रदूषण होता है उस पर भी पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो कूड़ा डंपिंग स्टेशन हैं, जो खुले स्टेशन हैं, उनको बंद करने के लिए नगर निगमों के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। हालांकि अर्बन चैलेंजिंग फंड कितना सार्थक होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इस अर्बन चैलेंजिंग फंड के माध्यम से अर्बन सिटीज़ को कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ेगा। अब तक लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं प्रदूषण की वजह से परेशानियां हैं। इसको देखते हुए जब अर्बन चैलेंजिंग फंड के माध्यम से आबो हवा को ठीक करने का काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वासियों के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास का नया पता अब जल्दी मिलने वाला है। इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ के अंदर सीएम के सरकारी आवास में रहते हैं, जहां अब तक तमाम राज्य के मुख्यमंत्री रहते आए हैं। लेकिन एक नई सूचना जो मिल रही है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जालंधर के अंदर परमानेंट शिफ्ट हो सकते हैं और उसके लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि जब जालंधर के अंदर उपचुनाव हुए थे लोकसभा को लेकर, तब पंजाब के मुख्यमंत्री ने वहां पर किराए का एक घर लिया था और तब वो परिवार समेत उस घर में शिफ्ट हो गए थे। उस वक्त मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह आने वाले दिनों के अंदर भी जालंधर में रहेंगे और एक हफ्ते के अंदर कम से कम 2 दिन इसी घर में बिताया करेंगे। लेकिन व्यवस्था के चलते मुख्यमंत्री ज़्यादा देर वहाँ नहीं रह सके। हालांकि कई बार उनकी पत्नी वहां पर नजर आई, मुख्यमंत्री भी अपने परिवार समेत वहां पर नजर आए, लेकिन आखिरकार वो चंडीगढ़ में फिर से शिफ्ट हो गए, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार जब मुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया है कि वो जालंधर की जनता के बीच रहेंगे, तो आखिरकार वो अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री का जो नया आवास है वो शहर के बाहर छावनी इलाके में होगा, जहां पर अब तक जालंधर के जितने जो कमिश्नर हैं, वो कमिश्नर जो थे जालंधर के, वो वहां पर निवास करते रहे। ये घर करीब 150 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है और यहाँ पर अंग्रेजों के समय भी बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो आकर रहते थे। लेकिन अब इस घर को पूरी तरीके से रेनोवेट किया जा रहा है। जो जानकारी मिली है, नए सोफे उस घर के अंदर लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर जो पूरे घर की 4 दीवारी है उस पर कंटीली तार लगाई जा रही है और दीवारों को ऊंचा किया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा से जुड़े तमाम जो चीज़ें हैं, एक मुख्यमंत्री हाउस के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो तमाम सुरक्षा की व्यवस्था उस घर के अंदर की जा रही है। तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मुख्यमंत्री भगवंत मान कभी भी उस घर में शिफ्ट हो सकते हैं और आने वाले दिनों के अंदर वो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन जालंधर के अंदर बिताएंगे। वहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और ख़ास तौर पर वहाँ पर एक परमानेंट जनता दरबार लगाने का फैसला भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले 2 साल के अंदर पंजाब में चुनाव है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि वो जनता के बीच कनेक्ट हो और यही कारण है कि मुख्यमंत्री उसके लिए प्राथमिकता दे रहे हैं। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल।
फरीदाबाद में लगातार वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में एक और ऐसा बड़ा मामला सामने आया है जिसके बाद से अब इंसानियत शर्मसार होती हुई नज़र आ रही है। दरअसल फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र के आने वाले अंतर्गत गाजीपुर रोड पर एक 4 साल की मासूम बच्ची को जो है हवस का शिकार बनाया गया और उसके बाद उस बच्ची को जो है मरते हुए वहीं जंगलों में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। इस मामले की जानकारी जो है एक स्थानीय निवासी ने वहां से गुजर रहे पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को एम्बुलेंस के मदद से फरीदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचाने का काम किया, जहां पर बच्ची की हालत ज़्यादा नाजुक होने के चलते उसको जो है दिल्ली रेफ़र करने की बात कही गई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन की मदद से बच्ची को जो है निजी अस्पताल में अब इलाज कराया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक बच्ची की उम्र जो 4 साल बताई गई है, ना तो उनके परिवार वालों से कोई संपर्क हो पा रहा है और ना ही अभी तक किसी भी आरोपी को पुलिस पकड़ पाई है। ऐसे में सुबह का वक्त बताया गया जब बच्ची खून से लथपथ लहूलुहान जो है गंद अवस्था में वहां पर एक युवक को मिली, जिसके बाद उसने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको एम्बुलेंस के मदद से अस्पताल पहुंचाने का काम किया, लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने का काम कर रही है और आरोपियों को जो है गिरफ्तार करने की बात कर रही है। तो वहीं आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम भी पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन इस घटना के बाद से लगातार जो है इंसानियत शर्मसार होती हुई नज़र आ रही है और ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि आखिर कैसे एक छोटी सी उम्र की बच्ची के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम आखिर क्यों दिया गया। अब पुलिस प्रशासन जो है उस बच्ची का इलाज करा रही है और उसके आरोपियों को तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक बच्ची के परिजनों को भी पुलिस जो है संपर्क में नहीं ले पाई है और बच्ची कैसे वहां तक पहुंची, कौन इसको लेके गया, इन तमाम चीज़ों की जांच भी अब पुलिस प्रशासन जो है तेज़ी से कर रहा है। लेकिन पिछले दिनों लगातार इस तरह की वारदातें फरीदाबाद में घटती हुई नज़र आ रही हैं, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। प्रयागराज के महाकुंभ में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए राजधानी लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने भी प्रयागराज जाने वाले मार्गों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि प्रयागराज के महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई असुविधा ना हो। लगातार जिस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर जो भी प्रमुख मार्ग हैं जो प्रयागराज से जुड़ते हैं, उन मार्गों पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक का भारी दबाव था। ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए लगातार कहीं ना कहीं तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आपस में समन्वय स्थापित कर चुके हैं। चाहे कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस की बात करें या एडीजी जोन लखनऊ की बात करें या तमाम जो जनपद हैं जो प्रयागराज के मार्गों से जनपद जुड़े हैं, उन जनपदों में पुलिस अधिकारी भी लगातार ट्रैफिक को कम करने के लेकर जो प्लान है अधिकारियों के साथ वो समन्वय स्थापित कर ट्रैफिक दबाव को लगातार कम किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने देर रात जो है निगोहा टोल प्लाजा यानी जो रायबरेली रूट है जो प्रयागराज की तरफ जाने वाले मार्ग पर उन्होंने खुद श्रद्धालुओं की सुगमता को लेकर पुलिसकर्मियों को तैनात किया। ये भी निर्देश दिया कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको प्रयागराज जाने वाले रूट पे कहीं पे भी यातायात प्रभावित ना हो, इसको लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से प्रयागराज में बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के लिए तमाम अधिकारियों ने समन्वय स्थापित किया है, तो क्या कुछ कितना ट्रैफिक दबाव प्रयागराज के महाकुंभ में कम होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सीबीआई और पुलिस ने गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के बाद कवासी लखमा को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला हुआ है उसको लेकर के विपक्षी पार्टी भाजपा ने
कड़ा तंज कसा है और कांग्रेस के कार्यकाल में हुए शराब घोटाले को लेकर जांच करने की बात कही है। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ में लगभग 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको लेकर के जो है सीबीआई और पुलिस लगातार जो है इससे जुड़े लोगों तक पहुंच रही है, पूछताछ कर रही है और काफ़ी कड़ी पूछताछ के बाद बड़े बड़े जो है कागज़ खंगाले जा रहे हैं। इससे कई तरह के जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ की गई है, तो इसमें और भी जो है कड़ी जुड़ते जाएगी और लोगों की गिरफ्तारी होगी। इस गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नामचीन हस्ती और बड़े बड़े चेहरा सामने आ सकते हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर और अरविंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में जो है सियासी घमासान अभी भी जारी है। लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह है जो शराब घोटाला हुआ है, तो घोटाले को लेकर जिस तरह से भाजपा सरकार ने कहा था कि केंद्र में मोदी और राज्य में भाजपा सरकार आएगी तो निश्चित ही शराब घोटाले की जांच की जाएगी। लोगों की भी मांग थी कि शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से करोड़ों रुपए का 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, तो निश्चित ही इसको जांच की जाए और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाए, चाहे भले ही दोषी बड़े राजनेता हो या बड़े अफसर हो या इससे छत्तीसगढ़ में कोई भी बड़े नामचीन हस्ती हो। लेकिन लगातार जो है पुलिस इस मामले को लेकर, सीबीआई इस मामले को लेकर के लोगों तक पहुंच रही है, कड़ी से कड़ी खुलासे हो रहे हैं और लोगों की जो है इससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। आने वाले समय में इस शराब घोटाले मामले में और भी नामचीन हस्तियों की गिरफ्तारी होगी। इस मामले को लेकर सीबीआई लगातार जो है धरपकड़ जारी की है। JK 24/7 के लिए पीयूष चौधरी, विपत सारथी, रायपुर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में इसमें सबसे बड़ी खबर यूसीसी है, यानी कॉमन सिविल कोड, जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। यूसीसी को लेकर के उत्तराखंड में भी तमाम चर्चाएं, अफवाहें भी चल रही हैं। इसको देखते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी को लेकर के किसी भी तरह की अफवाहों पे लोग ध्यान न दें। सबसे बड़ी जो चर्चा है यूसीसी में दी जाने वाली निजी जानकारी के ओपन होने की है। लोगों की ये शंकाएं सामने आ रही है कि यूसीसी में वो चाहे लिव इन के मामला हो या फिर विवाह पंजीकरण के लिए दिए जाने वाली जानकारी का मामला हो, वो बेहद निजी जानकारी होती है और यूसीसी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यदि वो जानकारी किसी ऐसे आपराधिक तत्व के हाथ लगती है तो उसका बुरा प्रयोग भी हो सकता है। अब सरकार ने इसको लेकर के स्पष्टीकरण दिया है। अपर सचिव निवेदिता कुकरेती ने ये बात स्पष्ट की है कि यूसीसी के तहत पंजीकरण में जो भी जानकारी दी जाएगी वह थर्ड पार्टी जानकारी नहीं होगी। उसे किसी भी माध्यम से यानी आरटीआई के माध्यम से भी कोई नहीं ले सकता। वह जानकारी सिर्फ वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी वो जानकारी है या किसी और के साथ संयुक्त रूप से अपनी जानकारी के लिए आवेदन करके वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। यूसीसी के पोर्टल पे सिर्फ पंजीकरण की संख्या दिखाई देगी। इस बेहद निजी जानकारी तक पहुंच पुलिस की भी नहीं होगी। थाना स्तर पर भी जो सूचनाएं यूसीसी द्वारा भेजी जाएंगी वह बेहद निजी होगी और थाना अध्यक्ष तक भी उसकी पहुंच नहीं होगी। थाना अध्यक्ष को भी अगर उन सूचनाओं तक किसी भी जांच में पहुंचना हुआ तो एसएसपी और एसपी के निर्देशन में ही वह उन सूचनाओं तक पहुंच सकता है। इस बात से स्पष्ट है कि यूसीसी को लेकर सरकार काफी सतर्क है और इसमें दी जाने वाली सूचनाओं की गोपनीयता को लेकर के सरकार ने कड़े प्रावधान किए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि इन निजी जानकारियों तक कोई अवैध तरीके से पहुंच करके इसका मिसयूज करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यूसीसी
की जानकारियों की सुरक्षा को लेकर के सरकार ने फुल प्रूफ प्लान और प्रावधान बनाए हैं। इसलिए लोगों को इन अफवाहों पर ध्यान देने की कतई जरूरत नहीं है कि यूसीसी में पंजीकरण के बाद उनकी सूचनाओं का मिसयूज हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी उन सूचनाओं तक पहुंच सकती है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की। उत्तराखंड के अंदर जल्द ही बजट सत्र होना है और बजट सत्र को लेकर सरकार की तरफ से बजट तैयार कर लिया गया है, क्योंकि जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो बजट सत्र में जो बजट रखा जाएगा उसको पूरा तैयार कर लिया गया है, क्योंकि कई गणमान्य लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से इसके लिए सलाह मशवरा किया गया था और उसके बाद ये पूरा बजट तैयार किया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जो कि अहम मानी जा रही है, क्योंकि बजट सत्र है और बजट को लेकर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई है। और वहीं देखिएगा कि 32 प्रस्ताव कहीं ना कहीं कैबिनेट की तरफ से लाए गए थे और जिन पर मोहर लगाई गई है। और वहीं देखिएगा कि जो बजट सत्र है, माना जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो उत्तराखंड के लिए जारी किया जा सकता है। 18 तारीख से ये बजट सत्र होगा और राजधानी देहरादून के विधानसभा में ये बजट सत्र किया जाएगा। और अब देखने वाली बात होगी कि जनता के अनुरूप ये बजट आता है या फिर कुछ और इसमें निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी देखा जाए तो जो कैबिनेट की मंजूरी है वो बजट सत्र को मिल चुकी है और 1,00,000 करोड़ का जो बजट है वो उत्तराखंड को मिलने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि किस विभाग को कितना बजट मिलता है और किस तरीके से आगे विकास कार्य किए जाते हैं। लेकिन वही देखिएगा कि जो 32 प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें एक बड़ा प्रस्ताव ये भी माना जा रहा है कि जो रोपवे को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हो रही थी कि जो हेमकुंड साहिब है वहाँ पर रोपवे बनना है और इसके साथ ही केदारनाथ में भी रोपवे बनना है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इसमें जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। और अब ये अध्यादेश जो है केंद्र को भेजा जाएगा और जल्दी केंद्र से भी मोहर लगती हुई नजर आएगी, जिसके बाद कहा जा सकता है कि जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है वो आसान होगी और इसके साथ ही केदारनाथ की जो यात्रा है वो भी श्रद्धालुओं के लिए आसान हो सकती है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। राजधानी पटना के विभिन्न थानों में तकरीबन 500 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने की सूचना जारी की गई है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के विभिन्न थानों में करीब आपराधिक मामले, हर थाने में बहुत सारे आपराधिक मामले फंसे हुए हैं, जिसके कारण अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ सरकार को भी इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन सभी थानों में आपराधिक मामले जो है लंबित पड़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जिस थाने में IO जो थे वो IO के ट्रांसफ़र होने के बाद वो किसी दूसरे दरोगा या SI को उसके सुपुर्द करके नहीं जाने के कारण थाने में लंबित पड़ा हुआ है। जितने भी IO थे उनके ट्रांसफ़र होने के बाद वो किसी दूसरे को अब चार्ज देकर नहीं गए, जिसके कारण आज तक वो मामला फंसा हुआ है। कुछ IO तो ऐसे निकले जो कि टोटल अब फाइल ही लेकर वो दूसरे जगह प्रस्थापित हो गए और वो केस को बंद कर दिया गया, जिसको लेकर पटना के SSP अवकाश कुमार ने निरीक्षण किया। एक क्राइम मीटिंग बैठक की गई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जितने भी ऐसे पुलिस पदाधिकारी हैं जिनके ट्रांसफ़र होने के बाद उन्होंने दूसरे को चार्ज देकर नहीं गए थे और वो केस लंबित है, उन पे विभिन्न थानों में करीब 500 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अब देखना होगा कि ये आदेश जो पारित किया गया है पटना के SSP अवकाश कुमार के द्वारा, वो कितने जल्दी 500 पुलिस पदाधिकारियों पर FIR दर्ज किया जाता है। करीब पटना के सभी थानों में बहुत सारे आपराधिक मामले लंबित हैं और वर्षों से लंबित होते आ रहा है। जांच के दौरान पाया गया कि जो IO थे उनके द्वारा ढिलाई दी गई है, काम सही ढंग से नहीं किया गया है, जिसके कारण से पटना के SSP ने 500 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना।